हेलो। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे सबके सब। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। क्या आप सब लोग रेडी हैं? अरे क्या आप सब लोग रेडी हैं? ठीक है, चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स का। और आज हम लोग कवर करेंगे भाई अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। हम पूरा का पूरा आज अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स को कवर करेंगे भाई। ठीक है, पहले लेक्चर में बता चुका हूं, राइटिंग पे ध्यान नहीं दिएगा, कंसेप्ट पे ध्यान देना भाई। बहुत बढ़िया टॉपिक है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर आज का, जिसका नाम है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। सबसे पहली बात, ऐसी बात बताऊंगा जो कभी नहीं सुनी होगी तुम लोगों ने। ठीक है, कि अमीनो एसिड आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका भाई? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। अरे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो एटलीस्ट हमें अमीनो एसिड्स के बारे में तो पता हो, तभी तो प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ समझते हैं कि बेसिक फीचर्स ऑफ अमीनो एसिड। चलिए यार बेसिक फीचर्स ऑफ अमीनो एसिड समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि हमारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स हैं। सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स हैं। सर इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स है, हमारे अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स है। इसका मतलब क्या है? देखो भाई, मिथेन का स्ट्रक्चर मालूम है आप लोगों को? दिस इज मिथेन। कार्बन के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये हमारा मिथेन है ना। एनसीईआरटी बोलती है कि अमीनो एसिड्स हमारे मिथेन्स नहीं है, मतलब ये हमारा अमीनो एसिड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड मिथेन है। कहने का मतलब इस कार्बन के पास देखो 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। इन चारों वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, इन चारों वैलेंसी पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो मैं बोलूंगा इसको मिथेन। लेकिन अब मैं इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा किसी और ग्रुप से। किससे करूंगा? किसी और ग्रुप से। तो पहली बात एक चीज और समझ लो, अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। यार क्या बात कर दी मैंने, क्या है मेरे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है ना। और इसके अंदर आपको बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होगा आपका अमीन ग्रुप। ये 2 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे। ये है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये है आपका अमीन ग्रुप। दोबारा समझो, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये नहीं तो प्रोटीन्स नहीं। बेसिक फीचर्स के अमीनो एसिड के, पहला मैंने बोला कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक है अमीन ग्रुप। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस मिथेन में सब्स्टिट्यूशन डालूंगा। इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और ग्रुप लगा दूंगा, इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और ग्रुप लगा दूंगा, इस हाइड्रोजन की जगह कुछ और ग्रुप लगा दूंगा और एक हाइड्रोजन एज इट इज रहने दूंगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इधर देखो भाई, ये मैंने बनाया एक कार्बन, ठीक है, ये बनाया मैंने एक हाइड्रोजन जो मैंने सेम का सेम रहने दिया। एक तरफ मैंने इसके जोड़ दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक तरफ मैंने जोड़ दिया इसके बेटा अमीन ग्रुप। और जो ये एक हाइड्रोजन हटा के मैंने यहां पे एक ग्रुप जोड़ दिया जिसे बोलते हैं आर ग्रुप। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको बोलते हैं बेटा आर ग्रुप। अब ये जो आर ग्रुप होगा बेटा वो होगा चेंज। ये क्या होता है? बार बारी चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे ये आर ग्रुप चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारे अमीनो एसिड्स के नेम या अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई सीधी बात है, एक कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन थे तो वो मिथेन हो गया। अब मैंने उस चारों हाइड्रोजन को हटा के, 4 में से 3 को हटा के एक हाइड्रोजन रहने दिया और इन सब की जगह मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये मेरे अमीनो एसिड्स क्या हुए? सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स हो गए। अब देखो एक बात समझो, ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी अभी भी है ना। इसकी 4 वैलेंसी में देखो एक वैलेंसी पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक पे लगा हुआ है अमीनो ग्रुप, एक पे लगा हुआ है हाइड्रोजन और एक पे लगा हुआ है आर ग्रुप, जो कि बार बार चेंज होता रहेगा। अभी देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, अलग अलग चीजें लगी हुई है। ऐसे कार्बन को बेटा, ऐसे कार्बन को कहते हैं
कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो होते हैं वो होते हैं बालक ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होते हैं? ये तो भाई आप केमिस्ट्री में आ गए, ये तो केमिस्ट्री है, ठीक है, इतना तो मालूम ही होगा। कायरल कार्बन क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इससे एक लाइट यहां से मैं अगर यहां से पास करवाऊं तो ये लाइट क्या करेगा, ये चीज क्या करेगी, इस लाइट को रोटेट करेगी, या तो ये राइट साइड रोटेट कर देगी या तो ये लेफ्ट साइड रोटेट कर देगी। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब समझो, अगर तो ये राइट साइड रोटेट कर देगा तो ऐसो को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है ना। और अगर ये लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा तो इसको बोलते हैं बेटा लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। तो हमारे अमीनो एसिड जो होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं, लाइट को लेफ्ट साइड बेंड कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? क्या मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? सर कहने का मतलब क्या समझाया आपने मुझे अब तक? मुझे इतनी बात समझ में आ गई अब तक जो मैंने आपको समझाया, आपके अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं उसका जो ये जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन है, इसलिए सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब मेरा सवाल, क्या सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बेटा? नहीं, सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। एक अमीनो एसिड ऐसा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो कौन सा है? थोड़ी देर में बात पता लगेगी, थोड़ी देर में बात क्या लगेगी? पता लगेगी। अब मेरी बात और समझ बेटा, अब मेरी बात और समझ। देख फिर से अमीनो एसिड बना रहा हूं, ये कार्बन, ये COOH, ठीक है, ये अमीनो ग्रुप, ठीक है, ये आपका लग गया एक हाइड्रोजन, और ये एक चेंजेबल R ग्रुप, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। देख ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के बगल वाला कौन सा कार्बन होता है बेटा? अल्फा कार्बन। सुन मेरी बात, अल्फा कार्बन से ही हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है और अल्फा कार्बन से ही हमारा अमीनो ग्रुप अटैच है, इसलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं भाई? अल्फा अमीनो एसिड्स। जो हमें जितने भी अमीनो एसिड्स पढ़ने हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे भाई? अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोल दे भाई, क्या मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? भाई इसी अल्फा कार्बन से हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, इसी अल्फा कार्बन से हमारा अमीनो ग्रुप अटैच है। जब अल्फा कार्बन से ही सब कुछ अटैच है तो ये अमीनो एसिड कौन से हो गए? ये बीटा तो हो नहीं जाएंगे, गामा तो हो नहीं जाएंगे, ये अमीनो एसिड जो हो गए वो कौन से हो गए बेटा? अल्फा अमीनो एसिड्स हो गए। क्या ये पूरा का पूरा पेज जो मैंने आप लोगों को यहां पे लिखा है, क्या सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई भाई? क्या सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चल आगे समझते हैं। अब देख और आगे समझ, नया पेज ऐड कर दे रहा हूं, यहां पे समझ। देख हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, हमारे पास बहुत सारे क्या है बेटा? लार्ज नंबर में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। क्या सारे के सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाएंगे क्या सारे के सारे अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाएंगे क्या? ना, सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं बनाते भाई। तो कौन अमीनो एसिड बनाएगा? मैक्सिमम जो मैं आपको बताऊं ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं जो आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा? प्रोटीन बनाएंगे। ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं भाई? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। भाई हमारे पास क्या सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स? नहीं, हमारे पास बेटा बहुत सारे अमीनो एसिड्स, हमारे पास क्या है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। लेकिन क्या सारे अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे? नहीं, सारे अमीनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाएंगे। उनमें से 20 अमीनो एसिड्स होंगे जो आगे जाके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। और ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या कह देते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। क्या बोलते? समझ नहीं आई क्या बात? भाई सारी बात समझ में आ रही होगी तेरे को, गारंटी है यार, ठीक है। तो ऐसे कौन से 20 अमीनो एसिड्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, वो मैंने यहां पे लिख दिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी अमीनो एसिड का नाम रखना हमें, वो चेंज होगा। अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप वही रहेगा, अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप तो रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहेगा, H वाला हाइड्रोजन भी रहेगा, सिर्फ R ग्रुप होगा तो चेंज होगा, है ना। जैसे जैसे R ग्रुप चेंज होता रहेगा वैसे वैसे नाम भी चेंज होते रहेंगे। तो बेटा 20 अमीनो एसिड्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, 20 अमीनो एसिड्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देख कौन कौन सा है? सबसे पहला है ग्लाइसिन। कैसा क्या है? ग्लाइसिन। देख सारे याद रह जाए तो वेल एंड गुड, सारे याद ना रहे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये नाम के लोग अमीनो एसिड्स होते हैं। जो नाम याद कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा तेरे को, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसीन,
आइसोल्यूसिन, है ना, इन सबके ये शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है। ग्लाइसिन को GLY बोलते हैं, वेलिन को VAL लिखते हैं, ल्यूसिन को LEU लिखते हैं, आइसोल्यूसिन को ILEU लिखते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एलानिन, है ना, कलर थोड़ा इसको डार्क कर देते कलर को, है ना। हाँ, इसके अलावा फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेरेटिक एसिड, है ना, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, सेरीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और सिस्टीन। बेटा ये सारे के सारे क्या है मेरे, ये सारे के सारे, देख यहां पे ये सारा दिख गया तेरे को, ये सब की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। एक दो बार तीन बार याद करेगा, एक दो तीन बार पढ़ेगा तो तेरे को याद हो जाएंगे, एक दो तीन बार देखेगा तो तेरे को सारे के सारे याद हो जाएंगे। सर ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जो आगे जाके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। इसके अलावा भी बहुत अमीनो एसिड्स होंगे जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे। अब जो वो तो कुछ बना ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं उसका, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब देख ये 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये कितने होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब मेरी बात समझ, अब मेरी और बात समझ, क्या समझा रहा हूं, देख ये 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। अब इस 20 अमीनो एसिड्स में से भी कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं भाई, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या फर्क है सर, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। भाई सुन, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते, लेकिन नाम से ऐसा लग रहा है कि एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो हमारी बॉडी में बनते होंगे, लेकिन अगर इतनी आसान बायोलॉजी होती तो फिर मजा ही क्या था, है कि नहीं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। तो हमें इसको कहां से लेना पड़ेगा, थ्रू हमारे डाइट से, हमारे फूड वगैरह से हमें इसको लेना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी में खुद से ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे इनको बाहर से फूड वगैरह या डाइट वगैरह से लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अरे क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं आई। हमें कौन से अमीनो एसिड्स लेने हैं डाइट में, हमें लेने हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। सर कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको 10 ऐसे अमीनो एसिड्स, 10 ऐसे अमीनो एसिड्स जो बेटा एसेंशियल होते हैं, वो तेरे को रटने हैं, वो तेरे को रटने हैं, ये बात गारंटी है। ठीक है, तो याद करेंगे तरीका देख ले, ये रहा, ये मैं पहले लिख के आया हूं, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये देख, सबसे पहला तेरे को ये याद रखना है, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल। 3 बार बोल दे मेरे साथ, 3 बार, 2 बार ही बोल दे, याद हो जाएगा। देख, एनी हेल्प, कोई भी हेल्प, इन लर्निंग दीज लिटल मॉलिक्यूल्स, ये बायोमॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, दीज लिटल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल। एक बार और बोलते चल, एनी हेल्प इन लर्निंग दीज लिटल मॉलिक्यूल्स प्रूव्स ट्रूली वैल्यूएबल। अब देख, एनी ए से क्या हो गया बेटा, आर्जिनिन, ए से क्या हो गया, आर्जिनिन। दूसरा आ जा हेल्प, हेल्प से क्या हो गया, हिस्टिडीन, क्या हो गया, हिस्टिडीन। आईएन यानी आई से क्या हो गया, आइसोल्यूसिन, और एल से क्या हो गया, ल्यूसिन, है ना। दीज, टीएच से क्या हो गया बेटा, थ्रियोनीन। लिटल से क्या हो गया बेटा, एल से हो गया लाइसिन। एम मॉलिक्यूल्स, एम से क्या हो गया, मिथियोनीन। पी प्रूव्स, पी से क्या हो गया, फिनाइल एलानिन। टी ट्रूली से क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन, और वैल्यूएबल हो गया बेटा वैलिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सुन मेरी बात, मैंने क्या बोला था, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फिर बना के दिखा रहा हूं, देख, COOH, अब तो तेरे को याद हो गया होगा, NH2, और ये हो गया बेटा R। ये R बेटा चेंजेबल ग्रुप है, ये हमेशा रहेगा, ये भी हमेशा रहेगा। चेंज क्या होगा हमेशा, R ग्रुप, ये भी हमेशा रहेगा। अब देख, मैंने क्या बोला था, ये कैसा कार्बन दिख रहा है अभी आपको बेटा, कायरल कार्बन। क्यों, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी में अलग अलग चीजें प्रेजेंट है, और ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। फिर मैंने क्या पूछा था कि क्या सारे के सारे, क्या बोला था मैंने, क्या सारे के सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं? नहीं। चल, कौन सा नहीं होता, देख, पहला
अगर R की जगह, अगर R जो चेंजेबल ग्रुप है उसकी जगह क्या आ जाता है, यहां पे हाइड्रोजन आ जाता है। अगर यहां पे हाइड्रोजन आ जाता है तो स्ट्रक्चर देख क्या बन जाएगा, CH है ना, ये हो गया बेटा NH2 और ये हो गया H। अब देख एक कार्बन पे सारी वैलेंसीज अलग नहीं है, दो वैलेंसीज यहां पे क्या कर गई, मैच कर गई। अगर ये मैच कर गई तो क्या ये कार्बन कायरल हुआ, नहीं। ये कार्बन कायरल नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये होगा ऑप्टिकली बेटा इनएक्टिव, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब ये R की जगह H और अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो ऐसा को बोलते हैं बेटा, इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसीन। हजारों बार नाम पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, आंसर इज ग्लाइसीन। और यही ग्लाइसीन बेटा सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में भी गिना जाता है। क्या है ये, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट क्यों, क्योंकि इस R की जगह H जो लग गया, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या होंगे, थोड़े से अटपटे ही होंगे, इतने सिंपल तो नहीं होंगे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सब एनसीईआरटी की लाइन है। अब आगे देख, सेकंड क्या पॉइंट आता है, अगर सेकंड हो गया कि R की जगह इस बार ये ना लग के क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप लग गया। क्या लग गया बेटा, मिथाइल ग्रुप लग गया कोई, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप लग गया, यहां पे सिंपल सी बात है बेटा, अगर मिथाइल ग्रुप लग गया मतलब कि क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 लग गया, ठीक है। CH3 लग गया, भाई गर्दन दर्द हो गया, ठीक है ना। तो देख अब की बार जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देख CH, देख यहां पे क्या चेंज था ये वाला, है ना। ये देख यहां पे क्या हो गया, COOH, यहां पे क्या हो गया, देख इधर अमीन ग्रुप, है ना। और यहां पे अब की बार चेंज हो गया और लग गया क्या हमारा, मिथाइल ग्रुप CH2। अब की बार अगर ये चेंज हो गया, देख है क्या, अब ऑफ कोर्स से बात है, देख चारों की वैलेंसीज क्या है, अलग अलग है, तो अगेन क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर R ग्रुप मिथाइल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेटा एलानीन। क्या बोलते हैं, एलानीन, ठीक है। और एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और दे रखा एक एग्जांपल और दे रखा, देख तीसरा क्या है, अगर R की जगह इस बार मिथाइल ग्रुप की जगह यहां पे हाइड्रोक्सिल मिथेन लग जाए, क्या लग जाए बेटा, हाइड्रोक्सिल मिथेन लग जाए। हाइड्रोक्सिल मिथेन का मतलब तू समझ गया होगा, हाइड्रोक्सिल मिथेन का मतलब CH3OH, ये ग्रुप लग जाए तो क्या होगा। देख फिर से ये डायग्राम बना रहा हूं, देख यहां पे CHCOOH और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा, अमीन ग्रुप NH2, और अब की बार यहां पे लग गया CH2OH। जैसे ही लग गया, देख अब की बार चेंजेबल ग्रुप कौन सा है, ये वाला हाइड्रोक्सिल मिथेन वाला। तो ऐसा जब बन जाएगा तो इसको बोलते हैं बेटा सेरीन। क्या बोलते हैं, सेरीन। एटलीस्ट आपको 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद होने चाहिए और साथ साथ आपको ये ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर, एलानीन का स्ट्रक्चर और सेरीन का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, सिर्फ ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बता दे, ठीक है। आई थिंक सारी बात समझ में आ गई। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब हम अगला टॉपिक, किसी को ना समझ में आया तो कमेंट में बता देना, दोबारा बता देंगे तुम लोगों को। तुम लोगों के लिए कुछ भी, तुम लोगों के लिए जान भी हाजिर है, ठीक है। मांग मत लेना, बस मैं बोलता हूं देता नहीं ठीक है। चल भाई, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भाई आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब देख आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है, समझ मेरी बात, ठीक है। यहीं पे हम पढ़ेंगे बेटा ज्विटर आयन के बारे में। किसके बारे में, ज्विटर आयन के बारे में। ज्विटर आयन का दूसरा नाम होता है बेटा एम्फोटेरिक आयन। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक आयन। अब देख इसमें है क्या, मैं समझाता हूं तेरे को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझ गया तो तेरे मौज आ जाएगी, ठीक है ना। अब देख, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 3 केस लूंगा। मैं अमीनो एसिड्स को अलग अलग पीएच पे रख के देखूंगा और देखूंगा अमीनो एसिड्स कैसा बिहेव करता है, अमीनो एसिड्स में क्या चेंजेस आते हैं, अमीनो एसिड का क्या बिहेवियर रहता है। अगर मैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिखा दूं तो देख CHCOOH, है ना। अब तो इतनी बार बता दिया बेटा, अब तो तेरे को याद ही हो जाना चाहिए, COOH, ओ सॉरी COH बना रहा हूं ये नहीं, है ना। क्या होगा यहां पे बेटा, अब तो बता दे खुद ही, यहां पे होगा बेटा कोई चेंजेबल यानी R ग्रुप, ये अमीनो एसिड है। अब देख इस अमीनो एसिड को मैं अलग अलग पीएच पे रखूंगा और देखूंगा क्या फर्क आता है। पहला मैं रखूंगा एक ऐसा अमीनो एसिड को, पहला मैं कहां रखूंगा बेटा, सबसे पहले रखूंगा मैं एसिडिक पीएच में। कहां रखूंगा, एसिडिक पीएच में।
एसिडिक पीएच मतलब जिसका पीएच लेस देन बेटा 7 रहे, मतलब कितना, काफी एसिडिक पीएच में रख रहा हूं, मतलब कितना करीब 2 से 3 के आसपास में, मतलब काफी 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 ज्यादा एसिडिक है। चल देखते क्या होने वाला है, चल देखते क्या होने वाला है। देख ये एक टब ले लिया मैंने, ये एक मैंने टब ले लिया, इस टब के अंदर मैंने क्या रख दिया, देख इस टब के अंदर मैंने अमीनो एसिड रख दिया, क्या रख दिया, अमीनो एसिड, COOH, ठीक है ना, NH2, और यहां रख दिया बेटा मैंने R ग्रुप जो कि क्या होगा, चेंजेबल। और इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन रखा, इसके अंदर जो मैंने सॉल्यूशन रखा, वो सॉल्यूशन का पीएच क्या रहेगा, उस सॉल्यूशन का पीएच रहेगा बेटा एसिडिक, क्या रहेगा, एसिडिक। मैंने जैसे ही इस एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच रखा तो मैंने देखा कि क्या चेंज आया, मैंने क्या चेंज देखा वो मैं बता रहा हूं तेरे को। देख मैंने क्या देखा कि ये एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच है मतलब इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स हाई मात्रा में होंगे, क्या होंगे, प्रोटॉन्स हाई मात्रा में होंगे। तो क्या होता है, ये जो हमारा अमीन ग्रुप है इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा बेटा, एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा तो देख क्या बन जाएगा, देख COOH है ना, ये बन जाएगा H, ये हो गया आपका R ग्रुप जो कि चेंजेबल होगा, और ये बन गया आपका NH3, ऊपर आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देख अगला कंडीशन देख, अगला कंडीशन कहता है कि अगर मैं अमीनो एसिड को कहां रख दूं बेटा, बेसिक पीएच में रख दूं, कहां रख दूं, बेसिक पीएच में रख दूं, मतलब इस बार जो पीएच है वो मोर देन 7 है, पीएच मोर देन 7 मतलब मैं रख रहा हूं बेटा 9-10 के आसपास, काफी अच्छा खासा एसिडिक बेसिक पीएच में रख रहा हूं। देख अब क्या हुआ, देख अब क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ ये समझते हैं। देख फिर से मैंने एक टब लिया, ठीक है, इस टब में मैंने फिर से क्या रखा बेटा, बहुत बढ़िया, अब तो तेरे को समझ में आने लग गया। ये अमीन ग्रुप रख दिया, ये क्या रख दिया, अमीन ग्रुप, ये रख दिया मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये रख दिया मैंने R ग्रुप, ठीक है ना, जो चेंजेबल है। इसके अंदर अब की बार मैंने क्या भर दिया बेटा, अब की बार भर दिया मैंने इसके अंदर बेसिक पीएच, क्या भर दिया, बेसिक पीएच। जैसे ही मैंने बेसिक पीएच रखा तो ये बेसिक पीएच ने क्या किया, इसने प्रोटॉन को अपने अंदर खींच लिया, जहां से प्रोटॉन इसके अंदर खींच गया तो देख क्या हुआ होगा, देख क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, देख इस कंडीशन में हुआ होगा ऐसा COO माइनस NH2, और ये हो गया बेटा R ग्रुप जो कि होगा चेंजेबल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देख इससे पहले क्या किया, इससे पहले मैंने, सिंपल सी बात है, इससे पहले मैंने क्या किया, इससे मैंने पहले अमीनो एसिड को पहले एसिडिक पीएच में रखा, जैसे एसिडिक पीएच में रखा तो H+ आयन बहुत ज्यादा होंगे, और H+ आयन बहुत ज्यादा होंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात मैंने कंडीशन क्या करी, मैंने इसको बेसिक पीएच में रख दिया, बेसिक पीएच में रखा तो इसने H+ आयन को खींच लिया, जैसे ही खींचा तो यहां पे क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया, है कि नहीं। अब तीसरा कंडीशन देख, तीसरा कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने, मुझे नहीं पता मैंने किस पीएच पे रखा, मैंने एक इसको बेटा पर्टिकुलर पीएच पे रखा, एक पर्टिकुलर पीएच पे रखा, ना तो ज्यादा एसिडिक ना तो ज्यादा बेसिक, एक पर्टिकुलर पीएच पे इसको मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने इसको पर्टिकुलर पीएच पे रखा तो देख क्या हुआ, अब की बार होगा मजेदार चीज, अब की बार क्या हुआ, देख अब की बार क्या हुआ, इधर देख, मैंने इसको एक पर्टिकुलर, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है COOH, ठीक है, ये बेटा बन गया अमीन ग्रुप बन गया, यहां पे रख दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहां पे रख दिया मैंने चेंजेबल ग्रुप, और इसके अंदर मैंने एक बेटा पर्टिकुलर पीएच रख दिया। ये किसके अंदर है, एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर है, पर्टिकुलर पीएच के अंदर मैंने इसको रख दिया। अब मैंने चेंजेस देखे क्या हुआ, अब जैसे ही मैंने चेंजेस देखे तो मैंने देखा इस अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया और पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। भाई देख, एक अमीनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया, इसको बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं भाई, ज्विटर आयन, या मैं बोलूं इसको भाई एम्फोटेरिक, एम्फो मतलब दोनों चार्ज, एम्फो मतलब दोनों चार्ज, तो इसको बोलते हैं बेटा एम्फोटेरिक आयन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बाया, अरे बोल दे ठीक है ना, एक ये बात समझ में आएगी सारी की बात। अब ये जो पर्टिकुलर पीएच मैंने रखा था, इस पीएच का भी नाम दे दिया, इस पीएच को बोलते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोलते हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। अरे मेरी बात समझ में आगे कि नहीं आगे भाई, एसिडिक में रखा, बेसिक में रखा तो मुझे एक तरफ कभी प्लस मिल गया, एक तरफ माइनस मिल गया, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर पीएच पे रखा, उस पर्टिकुलर पीएच को मैंने बोल दिया बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पीएच।
जैसे ही मैंने इसको आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे रखा तो मैंने देखा पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। और जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए, अरे ये क्या आ गया, जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आ गए तो मैंने देखा कि यहां पर हो गए मजे। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, तो यहां पे हो गए मजे और मुझे मिल गया बेटा ज्विटर आयन। अरे सब हट गया क्या, ये क्या हो गया, ओहो चल कोई नहीं, है ना, ज्विटर आयन मिल गया। क्या मिल गया भाई, ज्विटर आयन मिल गया। या मैं बोलूं, ये मिट गया था, है ना, दोबारा लिख दे रहा हूं, या फिर मैं बोलूं एम्फोटेरिक आयन मिल गया, एम्फोटेरिक आयन मिल गया। क्या मेरी बात यहां पे तेरे को समझ में आई? आ गई होगी यार, आ गई होगी। अब आगे समझ, अब आगे समझ, देख और तेरे को बताता हूं कि ये तो मैंने तेरे को पढ़ा दिया। अब अमीनो एसिड को हम और तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड को हम लोग और तरीके से भी क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं। देख यहां पे मैंने किया है कि अमीनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। समझ रहा है मेरी बात, समझ रहा है मेरी बात। अब मैं अमीनो एसिड को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे मैंने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर यहां बनाया था, दोबारा से देख, तेरे लिए कितनी बार बना दिया। देख वैसे तो एक अमीनो एसिड में, एक अमीनो एसिड में क्या होता है, क्या होता है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक ही अमीन ग्रुप होता है। लेकिन देखिए आर ग्रुप चेंजेबल है, ये आर ग्रुप चेंजेबल है। मान लीजिए ऐसा आर ग्रुप आ गया जिसके अंदर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसके अंदर COOH आ रहा हो, तो समझ अगर इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो भी चेंजेबल ग्रुप आएगा अगर उसके अंदर COOH हुआ तो इस अमीनो एसिड के अंदर एक और दो अमीनो एसिड, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए और एक अमीन ग्रुप हो गया। मतलब कार्बोक्सिलिक यानी एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए और बेसिक ग्रुप कम हो गया, इसलिए ऐसे को बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। सेम चीज अब की बार क्या हुआ, अब की बार क्या हुआ कि आर ग्रुप कुछ ऐसे चेंज हुआ कि यहां पे कोई ऐसा ग्रुप आ गया जिसमें बेसिक यानी अमीन ग्रुप और ऐड हो गया। तो अब की बार देख क्या हुआ, एक अमीन ग्रुप ये रहा, दूसरा अमीन ग्रुप ये रहा, तो दो अमीन ग्रुप और एक रह गया बस क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसा को बोलते हैं बेटा बेसिक अमीनो एसिड। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ऐसा को बोल देते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोल देते हैं भाई, न्यूट्रल अमीनो एसिड। देख अब देख, अगर COOH ग्रुप ज्यादा है, ये COOH ग्रुप ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि आर जो फंक्शनल ग्रुप है, जो चेंजेबल ग्रुप है, उसके अंदर जो ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें COOH की मात्रा ज्यादा है, ठीक है ना। अगर COOH ज्यादा है तो ऐसा को हम बोलेंगे एसिडिक अमीनोग्लोबिन, ओ एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है ना, एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसका एग्जांपल क्या है, आग, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ये किसका डायलॉग है, ये उसका डायलॉग है यार, वो कौन है, भूल गया मैं उसका नाम, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड का नाम का एग्जांपल क्या है, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेटा जितने एग्जांपल बता रहा हूं ना सारे याद कर ले, सारे याद कर ले, नहीं तो पेपर में मुझे याद करेगा, सारे एग्जांपल याद कर ले ठीक है, नहीं तो रोएगा पेपर में, ठीक है ना। अब देख अगर अमीन ग्रुप ज्यादा है तो ये कैसा अमीनो एसिड हो जाएगा, बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका तरीका क्या है, बैल, है ना, जो सिंग मारती है ना बैल, तो बैल, तो बेसिक अमीनो एसिड, बी ए मतलब बेसिक अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल क्या हो गया, देख ए से हो गया बेटा आर्जिन, ठीक है, एच से हो गया बेटा हिस्टिडीन और एल से हो गया बेटा लाइसिन। याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। अरे एग्जांपल ही बता रहा हूं, देख आग, आग से याद होगा एस्पेरेटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बैल से याद हो गया तेरे को। अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप बराबर है तो तू पता क्या होने वाला है इस बार होने वाला है ये न्यूट्रल अमीनो एसिड, है ना। एग्जांपल क्या है इसका बेटा, वेलिन इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। अब आगे एग्जांपल समझ, अगला एग्जांपल समझ। अब आर ग्रुप जो होता है हमारा कभी कभार एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ये बेंजीन का रिंग बना के आ जाएगा, ये बेंजीन वगैरह का रिंग बना के आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारा आर ग्रुप एरोमेटिक है तो ऐसे को क्या बोलेंगे बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एग्जांपल क्या है, देख ले बेटा, फिनाइल एलानीन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। याद रख ले, याद रख ले। याद करने का तरीका क्या है, पीटी टीचर। क्या तरीका है, पीटी टीचर। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक गोल गोल घूमते, सर्कुलर मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। तो पीटी टीचर, पी से फिनाइल एलानीन, टी से टाइरोसिन और टीचर से ट्रिप्टोफैन। याद रहेगा, वेरी गुड। अगला आ जाए बेटा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब की बात इस अमीनो एसिड में क्या होंगे बेटा, सल्फर कंपाउंड होगा। ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर आपको क्या मिल रहा हो देखने को, सल्फर मिल रहा हो। याद करने का तरीका क्या है, आप लोगों ने कॉलेज का नाम सुना होगा, CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अरे सुना है कि नहीं सुना, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो क्या हो गया देख, सिस्टीन
सिस्टाइन और मिथियोनिन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, है कि नहीं? तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जिनके अंदर सल्फर मिलेगा आप लोगों को, जैसे सल्फर मिलेगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। अरे सल्फर मिल गया तो कॉलेज मिल गया, ऐसे याद रख ले, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो एग्जांपल क्या हो गया? CMC, सिस्टीन, उसके बाद C से सिस्टाइन और M से मिथियोनिन। अगला क्या होता है देख इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा हो R ग्रुप के अंदर, की बार OH ग्रुप आ रहा है, तो क्या तरीका याद करने का तरीका है देख तेरे को, STT, है ना, सेरीन, टाइरोसिन, है ना, ये रहा टाइरोसिन और थ्रियोनिन। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? सेरीन, टाइरोसिन और थ्रियोनिन। ये पूरा का पूरा पेज बेटा, ये पूरा का पूरा पेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 600 बार लिख दूंगा तब भी कम है, क्योंकि यहां से सवाल आने ही आने, यहां से सवाल आने ही आने हैं, कुछ भी उखाड़ लो, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब देख थोड़ी सी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को याद रहे। देख इधर देख, अमीनो एसिड, अरे ये क्या हुआ, हाईलाइटर चाहिए अपने को तो। देख, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मैं बता चुका हूं, जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा, है ना, और एक एसिडिक ग्रुप होगा। एसिडिक ग्रुप कौन सा? वही COH। और वो कौन से कार्बन पे होंगे? सेम कार्बन। और वो कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। इसलिए हमारे अमीनो एसिड्स क्या है बेटा? अल्फा अमीनो एसिड्स है। फिर मैंने बताया था सब्स्टिट्यूटिव मीथेन्स है, वही सेम बात बोल रहा है ना। 4 वैलेंसी में 4 अलग अलग चीजें होती हैं। एक में होगा देख बेटा हाइड्रोजन, एक होगा कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होगा अमीनो ग्रुप, और एक वेरिएबल ग्रुप होगा जिसे मैं बोलता हूं R ग्रुप, है ना। अब देख, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ R ग्रुप, R ग्रुप कौन सा है, कितने हैं R ग्रुप, है ना। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। अब देख आगे, आगे समझा रहा हूं, देख। अरे ये आगे क्यों नहीं जा रहा, रुक, चल जा, अरे चल जा बाबा, शिट, आ गया आ गया आ गया। देख, अब R ग्रुप जो है ये प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड्स में ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सिंपल एक हाइड्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन हो गया तो वो अमीनो एसिड क्या हो गया बेटा? ग्लाइसिन बोल देते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, क्या बताया था ग्लाइसिन के बारे में? बताया था कि ये ऑप्टिकली क्या है बेटा? इनएक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और ये बेटा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। भाई बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ये तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। अगर सिर्फ मिथाइल ग्रुप है तो बोलते हैं बेटा एलानिन, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो बोलते हैं सेरीन, है ना। और इनके डायग्राम भी आपको दिखा रखे, देख दिखाता हूं, इनके डायग्राम भी आपको दिखाता हूं, देख रुक जा, ये देख, इनके डायग्राम भी आपको दिखाता हूं, यहां बना रखे हैं, देख देख, मैं बना भी चुका हूं यहां पे, देख ये है सेरीन का डायग्राम, ये क्या है? सेरीन, सॉरी ग्लाइसिन का डायग्राम, है ना, फिगर मतलब। ये क्या है? एलानिन का, और ये क्या है बेटा? देख सेरीन का। ये सारे मैं तेरे को बता चुका हूं, ये सारे मैं तेरे को बता चुका हूं। अब आगे बढ़, अब आगे बढ़ते, देख केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स की, वो एसेंशियल अमीनो एंड कार्बोक्सिल, ये सब छोड़, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, अभी पढ़ाया मैंने, नंबर पे डिपेंड करता है। तो ये एसिडिक भी हो सकते हैं, एसिडिक मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे, बेसिक ग्रुप कम होंगे। मैंने बताया ग्लूटामिक एसिड, मैंने एक और बताया एस्पेरेटिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन मैंने और बताया, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, और न्यूट्रल में मैंने आपको बताया वेलिन। कुछ अमीनो एसिड सिमिलरली कुछ एरोमेटिक होते हैं बेटा, जैसे कि तीनों एग्जांपल दे रखे, देख टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताई आयोनाइजेबल नेचर, है ना, आयोनाइजेबल नेचर भी मैंने आप लोगों को बताया। क्या बताया? देख यहीं पे सेम चीज बता रखी है, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा बता ही नहीं रहा हूं, है ना। देख इसमें क्या किया होगा हमने, ये ऐसा अमीनो एसिड होगा जिसको हमने किस में रखा होगा? अरे वाह, अब तो समझदार हो गया। इसको मैंने किस में रखा होगा? देख इसको मैंने रखा होगा जब मैंने इसको एसिडिक पीएच में रखा होगा। किस में रखा होगा? एसिडिक पीएच में रखा होगा, तो कुछ ऐसा हो गया होगा। बेसिक पीएच में रखा, बेसिक पीएच में रखा तो कुछ ऐसा हो गया होगा। और मैंने एक पर्टिकुलर पीएच पे रखा जिसे मैं बोलता हूं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। क्या बोला मैंने? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। तो मुझे क्या मिल गया होगा बेटा? देख यहां मुझे मिल गया होगा ज्विटर आयन। ज्विटर आयन बोलूं या मैं बोलूं इसको एम्फोटेरिक आयन। देख सब कुछ बता रखा है, बस ये नाम नहीं बता रखा था जो मैंने तुम्हें बता दिया, ये नाम नहीं बता रखा था जो मैंने तुम लोगों को बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया यार, चल आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम अमीनो एसिड अपना खत्म करते हैं। अमीनो एसिड बेटा खत्म, अमीनो एसिड का टॉपिक खत्म। देख कितना इजी हो गया, क्या रह गया इसके अंदर? अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रोटीन।
अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोटीन। आजा भाई, आजा, प्रोटीन स्टार्ट कर दे रहे, प्रोटीन्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, आजा, प्रोटीन के बारे में स्टार्ट कर दे रहे हैं, आजा। ये हिल गया मेरे से, ठीक है। देख भाई, अब व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स क्या होते हैं? देख, ये अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड। मैंने बताया था कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब इन्हीं अमीनो एसिड से क्या बनेगा? इन्हीं अमीनो एसिड से क्या बनेगा? अरे बोल, इसी अमीनो एसिड बनेगा प्रोटीन। और कुल मिला के ऐसे 20 अमीनो एसिड्स हैं जो अलग अलग तरीके के, यानी बहुत तरीके के क्या बनाएंगे बेटा? प्रोटीन्स बनाएंगे। अब सुन, 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। तो इन लोगों के क्या होते हैं ना, ये लोग आपस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अमीनो एसिड 1 है, ठीक है, ये अमीनो एसिड 2 है, ये अमीनो एसिड 3 है, ये अमीनो एसिड 4 है, ये अमीनो एसिड 5 है। ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? इन सब के बीच में बेटा बनता है बॉन्ड। इन सब के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड। और उस बॉन्ड को बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? पेप्टाइड बॉन्ड। अरे मेरी बात में इधर सुन, मेरी बात समझ। एक दो अमीनो एसिड के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, दो अमीनो एसिड के बीच में, एक अमीनो एसिड ये रहा, एक अमीनो एसिड ये रहा, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अगर दो अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है तो पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये तो बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है, ये तो बहुत सारे अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्चुअली में पॉलीपेप्टाइड चेन। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन्स आर दी पॉलीपेप्टाइड चेन। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? भाई मेरी बात समझ ले, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, हमारे पास 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। अब ये अमीनो एसिड्स किस तरीके से अरेंज है? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अरेंज होते हैं, है ना। अलग अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनेंगे। दो अमीनो एसिड अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसे को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। और ये देख कितने सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? एक तरीके की चैन बना दे रहे हैं, पूरी की पूरी क्या बना दे रहे हैं? एक चैन बना दे रहे हैं। तो ये जो चैन बना दे रहे हैं इसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड चैन। पॉली मतलब ज्यादा, तो पॉलीपेप्टाइड चैन है। क्या मेरी बात समझ आएगी कि नहीं आएगी भाई? अरे बोल दे, बढ़िया बात है, समझ में आ गई होगी। चलो बॉन्ड समझते हैं। अब समझते हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड दिखता कैसा है। अब समझते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड दिखता कैसा है। दिखता कैसा है छोड़, पहले समझते बनता कैसा है। चल आ जाओ भाई, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे सीख लेते हैं। देखो, पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जब भी बनेगा वो किसी ना किसी किसके बीच में बनेगा भाई? दो अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? दो अमीनो एसिड के बीच में बनेगा। अब मैं दो अमीनो एसिड यहां बनाने जा रहा हूं, देख, दो अमीनो एसिड बनाता हूं, देख, COOH NH2, ठीक है ना। और यहां पे कोई फंक्शन ग्रुप होगा, मान लेते हैं R1। भाई यही फंक्शन ग्रुप चेंज होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो ये कोई एक तरीके का अमीनो एसिड है, ये मान लेता हूं मैं अमीनो एसिड 1, क्योंकि इसका फंक्शन ग्रुप को मैंने क्या लिखा है? कोई R1, ठीक है। अब मैं एक और यहां पे क्या लेता हूं बेटा? एक और अमीनो एसिड लेता हूं, अमीनो एसिड 2, ठीक है ना। अब देख यहां पे मैंने क्या लिया, फिर से भाई एक लिया मैंने यहां पे अमीन ग्रुप, ठीक है ना। एक लिया मैंने COOH, एक लिया बेटा मैंने यहां पे क्या? हाइड्रोजन। और ये चेंजेबल ग्रुप, मान लेते हैं ये कुछ R2 है। अब देख क्या होता है, अब होता क्या है, ये COOH और NH2 इन दोनों में से मिला के देख बेटा ये पानी निकल जाता है। ये देख, ये पानी निकल जाता है, देख रहा है? ये देख, ये पानी निकल गया, पानी निकल गया, या मैं बोलूं बेटा डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिहाइड्रेशन हो गया। जैसे ही डिहाइड्रेशन हो गया, इनमें से पानी निकल गया, तो देख बचा क्या? बचा क्या इसके अंदर? देख दोबारा बना दे रहा हूं, देख दोबारा बना दे रहा हूं, CH, ये हो गया R1 जो कि चेंजेबल होगा, ये हो गया बेटा NH2, और ये हो गया बेटा C डबल बॉन्ड O, है कि नहीं। अब OH तो निकल चुका है, यहां से वहां से एक H निकल चुका है, HN, ठीक है ना। C या HN को हम अलग तरीके से लिखते हैं, देख ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। रुक जा, H से थोड़ी बॉन्ड करेगा, इधर देख NH, ठीक है, CH, COOH, और यहां हो गया बेटा R2। ये देख समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये देख, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, इसे बोलते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। तो सवाल आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है। पहली बात तो पेप्टाइड बॉन्ड दो जनों के बीच में बनता है। किस किस के बीच में? कार्बोक्सिल ग्रुप
और अमीन ग्रुप, इन दो के बीच में बनता है। और बनता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होती है जी, क्या होती है? डिहाइड्रेशन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH ग्रुप निकलता है और अमीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकलता है, पानी बाहर निकल जाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देख दो अमीनो एसिड के बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है? एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा डाइपेप्टाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है। डाइपेप्टाइड का, अरे बात समझ ले भाई, डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड है। डाइपेप्टाइड का मतलब ये है कि दो अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। तीन होंगे तो तीन ट्राइपेप्टाइड, पोली होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड समझ में आ गई बात? अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अमीनो एसिड ऐसे। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो अमीनो एसिड, ये जो ग्रुप, ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड ऐसे नहीं बन जाता। इस बॉन्ड को बनाने के लिए बेटा एटीपी खर्च करना पड़ता है, यानी एनर्जी खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब ये एक तरीके का एक्टिव प्रोसेस है बेटा। इसको बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, और ये बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जिसे बोलते हैं राइबोसोम्स। भाई राइबोसोम्स ना हो तो ये कभी भी आगे जाके प्रोटीन बनेगा ही नहीं। अरे मेरी बात में कि नहीं आई? ये राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपको 11th में नहीं पढ़ना, ये आपको 12th में पढ़ना है। एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब पढ़ाऊंगा आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे, मजा आ जाएगा वो जब पढ़ोगे, तब की तब देखेंगे। अभी नहीं जानना, अभी नहीं जानना। चलो भाई, अमीनो एसिड यहां पे खत्म हो चुका है, प्रोटीन की तरफ तैयारी कर चुके हैं। प्रोटीन बनाने के लिए हम लोग समझ चुके हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। क्या बोला मैंने? पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है। क्या बोला मैंने? पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है। एक चीज और समझ ले यार, एक चीज और समझ ले। देख, जब भी मैंने ये प्रोटीन बनाया, या मैं अमीनो एसिड के ये जो दो दिखा रहा हूं, देख हमेशा अमीनो एसिड की चेन में, ये पेप्टाइड की चेन में, पॉलीपेप्टाइड की चेन में हमेशा एक तरफ ये अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा और एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर मैं आगे एक और अमीनो एसिड जोड़ूंगा, अगर मैं आगे इसको दिखाता हूं, देख अच्छे से दिखाता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेगा सारी चीजें। समझेगा क्या? सारी चीजें। ये देख, अगर मैं यहां पे एक और, क्या बोला मैंने? अगर मैं यहां पे एक और अमीनो एसिड बनाता हूं, तो अमीनो एसिड का यहां पे क्या होगा? यहां पे COH रहेगा, क्योंकि यहां का NH2 तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहां का NH2 इसके साथ क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा, है ना। यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे R3, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो भाई, है ना। तो देख हमेशा राइट साइड पे COOH यानी C वाला हिस्सा खाली बैठा रहेगा हमेशा आगे बॉन्ड बनाने के लिए, और यहां पे लेफ्ट साइड पे देखूं तो मैं अमीनो ग्रुप हमेशा रेडी रहेगा कि बॉन्ड बनाऊंगा। तो NH2 वाले ग्रुप को, लेफ्ट साइड वाले को बेटा है जहां पे NH2 यानी N साइड वाला फ्री है, इसको बोलते हैं बेटा N टर्मिनल। क्या बोलते हैं? N टर्मिनल, है ना, जो हमेशा फ्री रहेगा। और यहां पे देख राइट साइड पे जो होगा C वाला टर्मिनल फ्री रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं C टर्मिनल। क्या बोलते हैं? C टर्मिनल। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंगल लाइन में दिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ये सिंगल लाइन है पॉलीपेप्टाइड चेन की, यानी प्रोटीन की चेन की, तो एक इसकी लेफ्ट साइड क्या रहेगी? ये रहेगी बेटा N टर्मिनल। क्या रहेगा? N टर्मिनल, क्योंकि यहां पे अमीनो ग्रुप हमेशा फ्री बैठा है, देख यहां दिख रहा है। और राइट साइड पे क्या बोलूंगा बेटा? C टर्मिनल। क्या बोलूंगा? C टर्मिनल, क्योंकि यहां पे देख मुझे क्या दिख रहा है? हमेशा COOH ग्रुप फ्री दिख दे रहा है ना। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात भी क्या आ गई बेटा? समझ में आ गई। अब आजा प्रोटीन्स के बारे में, अब आजा प्रोटीन्स के बारे में। चलो भाई, अब आ जाओ प्रोटीन्स के बारे में, बहुत अच्छे से समझ में आ रही बातें, है ना। चलो भाई, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं, देख मैंने बताया अलग अलग अमीनो एसिड्स के पॉलीमरिक चेन को, अलग अलग अमीनो एसिड्स की पॉलीमरिक चेन, पॉलीमरिक मतलब बहुत सारी, है ना, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, अलग अलग पॉलीमर्स, अलग अलग, समझ मेरी बात, अलग अलग अमीनो एसिड्स। अगर अलग अलग अमीनो एसिड्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो हेटेरो हो गया। क्या हो गया बेटा? हेटेरोपॉलीमरिक चेन, हेटेरोपॉलीमरिक चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अरे मेरी बात में है कि नहीं? अगर सारे सेम अमीनो एसिड जुड़ रहे होते, मान ले अगर सारे के सारे सेम अमीनो एसिड जुड़ रहे होते, सारे के सारे सेम अमीनो एसिड जुड़ रहे होते, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मैं इसको बोलूंगा होमोपॉलीमरिक। क्या बोलूंगा? होमोपॉलीमरिक या होमोपॉलीमर। लेकिन ऐसा नहीं होता, अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं, इसलिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे हेटेरोपॉलीमर है। क्या है बेटा? हेटेरो
अरे हेटेरो पॉलीमर है। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? इधर रुक जा, देख फोन दिखाता हूं, 1 सेकंड रुक जा बेटा, ठीक है ना। चल, क्या होता है बेटा, ये हमारा हेटेरो पॉलीमर होता है। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अरे बोल दे, ठीक है। अब देख, अब तक और अच्छे समझा, और बातें समझाता हूं। बात क्या समझा रहा हूं ये समझ, 1 सेकंड रुकना बेटा, ठीक है। अब देख, अब हमारे पास बहुत सारे बेटा प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे क्या है, प्रोटीन्स है। एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, देख एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हैं जो तेरे को समझनी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हैं जो तेरे को समझनी बहुत जरूरी है। अब हमारे पास बेटा अलग अलग यानी बहुत सारे के क्या है, प्रोटीन्स है। अरे यार कहां चला गया भाई, कहां चला गया, ये देख, ये आ गया। बहुत सारे क्या है, प्रोटीन्स है। पहला प्रोटीन देख, ये देख। अच्छा एक चीज बता दो, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। मैंने सब बता दिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि नहीं। आगे देख, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जो समझ, हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है, बहुत सारे 20 अमीनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन जो होगा वो हेट्रोपॉलीमर होगा, नॉट अ होमोपॉलीमर। कहने का मतलब ये 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे, अलग अलग 20 अमीनो एसिड्स अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे और प्रोटीन बनाएंगे। अगर सेम अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो होमोपॉलीमर होता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है ऐसा। अलग अलग अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो होती है वो डिसाइड होती है कि नहीं। वो डिसाइड कौन करता है, डीएनए। ये सब चीजें हम 12वीं में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि एक जैसे अमीनो एसिड कभी भी आपस में नहीं जुड़ते, अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, इसलिए वो बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर, है ना। तो होमोपॉलीमर, अब होमोपॉलीमर क्या होता है कि एक टाइप का ही मोनोमर यानी अमीनो एसिड रिपीट कर रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। तो ये नहीं होता, अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, ठीक है। अब देख, यहां पे आगे बता रखा है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, वो मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब प्रोटीन्स का काम क्या है, अब देख, प्रोटीन्स का काम हमारे डाइट में तो है ही, हमारे मसल वसल तो बनाते ही है ना। तो प्रोटीन्स के और भी काम है। देख, प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन, जैसे कि कुछ ट्रांसपोर्ट कराना न्यूट्रिएंट्स का अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। देख क्या दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड की बाइलेयर होती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज अ चैनल, और यहां से सामान ट्रांसपोर्ट कराते हैं, इनसाइड भी लेके जाते हैं और आउटसाइड भी। मान लीजिए ये आउटसाइड द सेल है और ये इनसाइड द सेल है, ठीक है ना। तो कोई भी सामान आदान प्रदान करना हो तो इन्हीं प्रोटीन के चैनल से ये लोग हो जाते हैं। इसलिए ये बोल रहा है, इसलिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये सम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स, है ना। अच्छा, इसके अलावा फाइट इंफेक्शंस, है ना। इसका मतलब क्या, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है, क्या बोला मैंने बेटा, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं वो भी किसकी बनी होती है बेटा, वो भी बनी होती है भाई प्रोटीन्स की। वो भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। तो यही तो है जो हेल्प कर रही है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, है ना। कुछ हमारे क्या है बेटा, एज अ हार्मोन, जैसे कि एग्जांपल ले ले बेटा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है, और है क्या, एक्चुअली में एक है प्रोटीन। ये क्या है बेटा, प्रोटीन है। कुछ एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, कुछ एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, ये लोग एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स भी। अब यहां देख, कोलेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रखा है। कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड के अंदर। क्या बोला मैंने, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। सबसे ज्यादा एनिमल्स के अंदर मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। यहां से सवाल आता है भाई, ठीक है ना। और अगर मैं पूरे होल बायोस्फीयर में सोचूं, पूरे दुनिया में, पूरी होल बायोस्फीयर में सोचूं, तो कौन सा ऐसा है, जो ऐसा कौन सा प्रोटीन है, वो है बेटा रूबिस्को। वो क्या है बेटा, रूबिस्को एक तरीके का प्रोटीन है जो कि एक्ट करता है बेटा एज अ एंजाइम। पूरे हमारे बायोस्फीयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन रूबिस्को है ना। ये जो एंजाइम है बेटा, पढ़ाऊंगा आगे जाके जब फोटोसिंथेसिस कराऊंगा, ये हेल्प करता है बेटा फोटोसिंथेसिस में। किसमें करता है, फोटोसिंथेसिस में। इस रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है देख ले यहां पे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। याद रख ले भाई, याद आएगा, फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नाम से समझ, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसका मतलब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी प्यार करता है और ऑक्सीजन के साथ भी, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को भी एक्सेप्ट करता है। ये कब पढ़ाऊंगा, फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ाऊंगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं
भाई रिपीटेड सवाल इस टेबल से आता है। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन। पहला देख कोलेजन, कोलेजन का फंक्शन क्या, देख कोलेजन का फंक्शन है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ये एक्ट करता है एज अ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब देख ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन क्या एक तरीके का एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम है। कैसा एंजाइम है बेटा, एक तरीके का गैस्ट्रिक एंजाइम है। नहीं पढ़ना, अरे छोड़ दे बाबा, नहीं पढ़ना तेरे को गैस्ट्रिक एंजाइम के बारे में तुम्हारा चैप्टर ही कट चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन तरीके का क्या है भाई, हार्मोन है ना। ये क्या करता है, हमारा ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। अब समझ, अगर ये ब्लड शुगर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर ये इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में ना बने तो हमें क्या बीमारी हो जाती है, डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना। अब देख एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेन क्या है, प्रोटीन की बनी हुई है, क्या करेगी, फाइट करती है ना। अगला देखो रिसेप्टर्स, क्या होते हैं रिसेप्टर्स, क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्शन। मान लो ये कोई सेल है, ये कोई सेल की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई भी केमिकल आया है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे लगा रखे होते हैं बेटा रिसेप्टर्स। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, अगर इस सेल तक मुझे पहुंचानी है, सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचानी है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे प्रोटीन्स के बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन ये आएगी रिसेप्टर्स पे, ये रिसेप्टर्स इसको पहचानेगा, सेंस करेगा और उसके बाद ये आगे इंफॉर्मेशन भेजेगा और आगे जो काम होना है वो होगा। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है बेटा GLUT4, नीट का सवाल यहां से आया है, नीट का सवाल GLUT4 से आया है। तो GLUT4 का क्या काम है, ये इनेबल करता है, ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट कराता है इंटर सेल्स। मान लो कोई एक सेल है ना, तो यहां पे कोई चैनल होगा GLUT4 का, और यहां से ये क्या हेल्प करेगा, ग्लूकोज की एंट्री करवाएगा, ग्लूकोज की क्या करवाएगा, एंट्री करवाएगा। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अरे बोल दो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाओ, लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर। क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के बारे में आपको बहुत चीजें पता लग गई है भाई, बहुत चीजें पता लग गई है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करूं, मेंशन अर्लियर, ये क्या है बेटा, ये हेटेरोपॉलीमर्स है। क्या है, हेटेरोपॉलीमर्स है, मतलब इनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स जुड़े होंगे, है ना। अब देख, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं तो ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वे में अगर मैं जानूंगा तो डिफरेंट है। अगर मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखूं, अगर मैं प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करूं, किसकी स्टडी करूं, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से, तो मेरे को उसमें क्या देखेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं प्रोटीन्स को कैसे स्टडी करूंगा, एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। जैसे एग्जांपल GNaCl, GMgCl2, है ना। मतलब मैं इसको स्टडी करूंगा इन वन डायमेंशनल ऐसे चैन में, जैसे NaCl, MgCl2, समझ रहे हो, एक वन डायमेंशन में मैं इसको फॉलो करूंगा, है ना। लेकिन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होगा वो इसको स्टडी करेगा टू डायमेंशन व्यू में, है ना, टू डायमेंशन व्यू में। जैसे एग्जांपल देखो, बेंजीन बना, नेफ्थलीन हो गया, है ना। जैसे ये देखो, इनऑर्गेनिक वाला नॉर्मली कैसे कर रहा है, 1D में, 1D वन डायमेंशन व्यू में इसको स्टडी करके बता देगा और नॉर्मल बता देगा ये इसके अंदर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्या करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला लाएगा इसके अंदर बेंजीन, ठीक है, या नेफ्थलीन। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है नेफ्थलीन का, ठीक है ना, तो मैं ऐसे पूछना मत, नेफ्थलीन, ठीक है ना। तो बेंजीन, नेफ्थलीन, ये सब क्या हो गए बेटा, 2D स्ट्रक्चर हो गए। सेम चीज देख, अगर कोई फिजिक्स का टीचर या कोई फिजिसिस्ट अगर इसको करेगा तो वो मैक्सिमम क्या कर देगा, मैक्सिमम इसको स्टडी करने के लिए, इसको समझने के लिए इसका 3D व्यू बना देगा। क्या कर देगा, 3D व्यू बना देगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों को प्रोटीन समझना है, एक बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक बायोलॉजिस्ट करेगा, डिस्क्राइब करेगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर। क्या करेगा बेटा, 4 लेवल पर। एक बायोलॉजिस्ट, क्या बोला मैंने, एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करेगा, क्या करेगा, स्टडी करेगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट वाला स्टडी करेगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 1 डायमेंशन में, है ना, जैसे NaCl, MgCl2 ऐसे केमिकल्स के फॉर्म में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट वाला 2D फॉर्म में करेगा इसको, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन। फिजिक्स वाला अलग पांडे की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। फिजिक्स वाला क्या करेगा, इसको 3D व्यू में स्टडी कर लेगा। और बायोलॉजिस्ट तो भाई इसको 4 लेवल पे, भाई साहब, हम लोग तो बहुत ऊपर हो गए भाई, हम लोग बहुत ऊपर हो गए, है ना। 4 लेवल कौन सा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शरी और लास्ट होता है बेटा क्वाटनरी। हम इसको 4 लेवल पे स्टडी करते हैं। 4 लेवल पे स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं बेटा? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। क्या स्टडी करते हैं? प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। चलो भाई, अब ये चारों के चारों मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। ये चारों के चारों मैं तुम्हें क्या करने जा रहा हूं बेटा? समझाने जा रहा हूं। समझ, एक नया पेज खोल लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन बहुत इजी है, खत्म होने वाला, 5 मिनट का लेक्चर बचा है बस। प्रोटीन स्ट्रक्चर देख भाई, पहला होता है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ नहीं, देख लीनियर चेन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड। अरे ये देख, हेटेरोपॉलीमर है ना, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 है ना, अलग अलग अमीनो एसिड, हेटेरोपॉलीमर चेन। ये देख अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 है ना। अब देख एक लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, लीनियर अगर मैं बनाऊं, ये देख एक लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको दिखता है तो इसे बोलते हैं बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में देख, यहां पे ऑफकोर्स सी बात है, मैंने पहले भी बताया, यहां पे कौन सा ग्रुप फ्री होगा? NH2 ग्रुप। और ये वाला साइड कौन सा फ्री होगा? COOH ग्रुप। मतलब ये कौन सा टर्मिनल हो गया? वेरी गुड, N टर्मिनल। और ये कौन सा टर्मिनल हो गया बेटा? C टर्मिनल। मतलब लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होगा? N टर्मिनल, और राइट साइड वाला क्या होगा? C टर्मिनल। सर प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या काम है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या ढूंढ रहे हैं? देख प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोगों को हेल्प करता है कि इसके अंदर कितने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं और अमीनो एसिड की पोजीशन क्या है। अमीनो एसिड की क्या है बेटा? पोजीशन क्या है। तो अगर मुझे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना है, या अमीनो एसिड की पोजीशन देखनी है, या अमीनो एसिड का नंबर गिनना है, तो मैं कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखूंगा? मैं देखूंगा बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सीधी सीधी ऐसे लाइन है ना, और यहां पे लगे हुए देख अमीनो एसिड, तो मैं आसानी से यहां पे अमीनो एसिड की पोजीशन भी देख सकता हूं कि कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन पे है, कि भैया यहां पे ग्लाइसिन है, कि भैया यहां पे एलानीन है, यहां पे भैया वेलिन है, यहां पे सेरीन है। तो मैं ऐसे करके पता लगा सकता हूं कि अमीनो एसिड की पोजीशन कौन सी है। और मैं यहां पे ये भी गिन सकता हूं कि अमीनो एसिड कितने नंबर है, कि यहां पे 100 अमीनो एसिड है, कि 200 अमीनो एसिड है, कि 300 अमीनो एसिड है। तो ये सिर्फ मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के हिसाब से देख के कर सकता हूं। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? लीनियर, एक चैन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। अरे बात में आई कि नहीं आई? अगला आ जाओ बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगला क्या आता है बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देख प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेता है। क्या कर लेता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स करता है, कैसे करता है? अपने आप को क्या करता है बेटा? कॉइल कर लेता है। क्या कर लेता है? कॉइल कर लेता है। ठीक है, अब देख एक चीज और यहां पे देख, यहां पे जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है जरा बता दियो। यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? वेरी गुड, यहां पे बॉन्ड होगा बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। भाई तुम्हें सब समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या आ रहा है बेटा? सब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखा जाए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ने हैं? 2 स्ट्रक्चर। एक है बेटा अल्फा हेलिक्स और एक है बेटा बीटा प्लीटेड। एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लीटेड। अब देख एक एग्जांपल देता हूं, ये देख, ये मेरे पास क्या था? प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, एक सिंगल चेन, N टर्मिनल, C टर्मिनल। ठीक है, अब इसने क्या किया? राइट हैंडेड कॉइल फैशन हो गया। राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल हो गया। ये राइट हैंडेड फैशन में जब कॉइल हो गया तो देख ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, है ना। तो अगर ये कांगे पेन भाई, अगर ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल हो रहा है, अगर ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर आपको 2 बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अरे बोल भाई, पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर यहां पे बेटा देख हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। देख यहां पे क्या मिलता है देखने को? हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखने को मिलता है। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो राइट हैंडेड, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होगा तो अल्फा हेलिक्स बनेगा। बीटा प्लेटेड, देख बीटा, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये क्या कर लेंगे? देख ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई और इनके बीच में भी क्या होगा? देख हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। देख पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा। अरे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ में इसके अंदर क्या हो जाएगा?
हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब आ जा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आ जा क्या? टर्शरी स्ट्रक्चर। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोल दे टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देख टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब और ज्यादा कोइल हो जाए, और ज्यादा कोइल हो जाए, ये देख और ज्यादा कोइल हो गया, और ज्यादा। अच्छा एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताना भूल गया, देख एक चीज और बताना भूल गया। देख अगर ये बना रही है, मैंने कॉइल किया है, तो ये इसका क्या हो गया? एक हो गया इसका बेटा एन टर्मिनल और एक हो गया इसका बेटा क्या? सी टर्मिनल। भाई ये तुम्हें याद रहना चाहिए, एक होगा इसका हमेशा एन टर्मिनल और एक होगा हमेशा इसका सी टर्मिनल। अब देख पूरा कॉइल एकदम गुच्छा, एकदम गुच्छा, ये देख एकदम गुच्छा, ये हो गया देख इसका एन टर्मिनल और ये हो गया इसका देख सी टर्मिनल। अगर इतना ज्यादा कॉइल हो जाए कि बिल्कुल ऐसा आपको लग रहा है ये ऊन की बॉल जैसी, क्या लग रहा है? बिल्कुल ऊन की बॉल जैसी, इसलिए इसको बोलते हैं होलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? होलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर। होलो वुलन लाइक स्ट्रक्चर। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? मैक्सिमम जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है, मैक्सिमम जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है प्रोटीन्स के थ्रू, है ना, वो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वो टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैक्सिमम ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी में एक्टिविटीज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा? टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। एग्जांपल हो गया बेटा इसका एंजाइम। क्या हो गया इसका एग्जांपल? एंजाइम। इसमें भी बेटा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत चीज देखने को मिलती है, जैसे वेंडर वॉल भी मिलता है ना, और भी चीजें देखने को मिलता है। आपके काम की चीज नहीं है तो मैं आगे चीज वो चीज नहीं बताऊंगा। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? एंजाइम्स इसका बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है। एंजाइम्स इसका बेटा बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मेरी बात समझो, एक चीज और बात समझो, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें देखने को मिलता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब देख प्रोटीन के टर्शरी स्ट्रक्चर बेस्ट एग्जांपल है हमारा एंजाइम। बेस्ट एग्जांपल क्या है? एंजाइम, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी में हो रही है ना, एंजाइम्स के थ्रू, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टर्शरी होगा। अब सोच, हमारा एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारे एंजाइम्स बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर इससे कम हो गया या अगर इससे ज्यादा हो गया, है ना, तो हमारा जो प्रोटीन होता है, वो क्या हो जाता है बेटा? हमारा एंजाइम काम नहीं करता। हमारा एंजाइम काम क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारा जो प्रोटीन होता है वो होता है डीनेचर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डीनेचर, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट जाता है। और अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूट गया तो एंजाइम काम कैसे करेगा? क्योंकि एंजाइम बना किसका हुआ है बेटा? प्रोटीन का बना हुआ है ना। अच्छा, डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन क्या होता है? टूट जाता है। अगर प्रोटीन टूट गया मतलब बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड भी कौन सा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता। मैक्सिमम क्या टूटता है? हाइड्रोजन बॉन्ड या वेंडर वगैरह चीजें टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब आ जाओ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लास्ट टॉपिक है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 लेवल पे पढ़ना था। क्या करना था? अरे कहां गया? 4 लेवल पे पढ़ना था, ठीक है। चेंज करते हैं, लास्ट पेज है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे, सॉरी टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। लास्ट आ जाओ बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देख क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? देख इधर देख, अलग अलग अगर मैं प्रोटीन की अलग अलग सब यूनिट ले लूं, क्या ले लूं? अलग अलग सब यूनिट ले लूं, ठीक है। और ये अलग अलग सब यूनिट मिलके, एक अलग अलग सब यूनिट मिलके एक प्रोटीन बनाए। समझ, मैंने अलग अलग सब यूनिट के प्रोटीन्स लिए। ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चारों के चारों प्रोटीन है। प्रोटीन, अच्छा एक प्रोटीन ये, प्रोटीन ये प्रोटीन ये चारों प्रोटीन मिलके अगर एक कोई प्रोटीन बनाए, अगर कोई एक प्रोटीन बनाए, मतलब ये इस प्रोटीन के क्या हो गए बेटा? सब यूनिट हो गई। ये इस प्रोटीन की क्या हो गई? सब यूनिट होगी। अरे भाई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्या बोला मैंने? सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स मिला के अगर कोई एक प्रोटीन बना, ऐसा स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग बोलते हैं क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। क्वाटिनरी स्ट्रक्चर में कभी भी एक प्रोटीन नहीं होता, एक प्रोटीन के सब यूनिट जो प्रोटीन होते हैं वो मिलकर अगर एक प्रोटीन बना रहे हैं तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा हीमोग्लोबिन। और इसके पास इसकी 4 सब यूनिट है,
दो अल्फा चेन की और दो बीटा की। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसका एग्जांपल हो गया क्या? हेमोग्लोबिन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कभी भी कोई एक प्रोटीन नहीं होता, मतलब एक प्रोटीन तो होता है लेकिन वो एक प्रोटीन अलग अलग सब यूनिट ऑफ प्रोटीन से मिलके बनते हैं, एक प्रोटीन बनेगा, है ना? एक प्रोटीन बनेगा अलग अलग सब यूनिट से मिलके। हेमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है। जैसे हेमोग्लोबिन में देखो, दो अल्फा के प्रोटीन है, दो बीटा के प्रोटीन है, दोनों चारों मिलके एक प्रोटीन बना दे रहे हैं, एक प्रोटीन पिगमेंट बना दे रहे हैं, वो हेमोग्लोबिन। खत्म। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने बेटा अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स को पूरी तरीके से कवर कर लिया, पूरी तरीके से कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे और मजे आपको आते रहेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।